हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक करके हर एक टॉपिक को डिटेल में हम समझेंगे। आपके जो भी सिलेबस मेंशन्ड है सीएसआईआर की साइट पे, उस पे मेंशन्ड है कि गिलबर्ट की बुक आपको रेफर करनी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए। तो उसी को रेफर करके मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। तो वो नोट्स की पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, उसका लिंक आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो कि मैंने नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस पर आप व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। तो हमारा जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के मेजर टॉपिक्स जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है एम्फीबियन डेवलपमेंट। एम्फीबियंस के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट होती है तो वो हमें पढ़ना है। हम मेनली जीनोपस के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस एम्फीबियंस का मेंशन करके आते हैं या फिर जीनोपस का स्पेसिफिकली मेंशन करके आते हैं। तो आपको समझना है कि ये एक एम्फीबियन की है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने जीनोपस लिखा है, तो हम जीनोपस को रिगार्ड में लेके ये पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं एम्फीबियन के अंदर। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जीनोपस का जो एग होता है उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है एनिमल पोल, एक होता है वेजिटल पोल। ये दो पोल्स एक एग के अंदर बनते हैं। जैसे मान लो ये एग है तो एक में एनिमल पोल बोला जाएगा और एक को वेजिटल पोल बोला जाएगा। जो भी एग्स आपको एम्फीबियंस में देखने को मिलते हैं वो मीजोलेसिथल होते हैं। मीजोलेसिथल का मतलब होता है उनके अंदर योक का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है मैंने आपको, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए हुए हैं। जैसे एनिमल पोल जो होता है वो एक्टोडर्म बनाता है आगे जाके, वेजिटल पोल जो है वो एंडोडर्म बनाता है, और बीच में ये जो मैंने एरिया बनाया है इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोल सेल्स। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इक्वेटोरियल पोल सेल्स होते हैं, वो मीजोडर्म बनाने में मदद करते हैं। तो आप समझ सकते हो, एक एक्टोडर्म बनाएगा, एक एंडोडर्म बनाएगा, और बीच में मीजोडर्म जो है वो डिराइव होगी। आपको पता है कि ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, आगे जाके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है आपको कि एक रीजन होता है जिसे ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। देखो, अगर मैं डायरेक्टली आपके साथ ये नोट शेयर कर देती तो हो सकता है कि आपको समझ नहीं आता, आप लिंक नहीं कर पाते चीजें जो यहाँ लिखी गई हैं, क्योंकि ये शॉर्ट में लिखी है, नोट्स हैं, इसीलिए तो मैं आपको समझा रही हूँ इसमें जो जो चीजें मेंशन है। तो आपको मेजर चीजें बताई हुई हैं जिनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं पार्ट सी में ज्यादातर। तो उस हिसाब से आपको आंसर करना है, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजर नाम का एक रीजन होता है। अगली वाली स्लाइड में मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी, वहां पे आप देखना। तो ऑर्गेनाइजर रीजन होता है वो बेसिकली क्या, किस चीज से डिराइव्ड होता है या क्या चीजें बनाता है आप बोल सकते हो। तो डॉर्सल मीजोडर्म बनाता है, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड फेरेंजियल एंडोस्पर्म। तो ये तीन याद रखना, इन तीनों को मिला के ऑर्गेनाइजर रीजन जो है वो फॉर्म होता है। वैसे ही एक न्यू कूप नाम का एक सेंटर होता है। ये क्या होता है, ये सेंटर जो है ये डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स से बनता है। ठीक है, और ये है जो इंड्यूस करता है ऑर्गेनाइजर की डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजर बनाने में ये रिस्पॉन्सिबल है सेंटर। कब बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैटेनिन। तो ये जो अंडरलाइन की है ना मैंने चीजें, इन्हें जरूर याद रखना जो नोट्स में अंडरलाइन की गई हैं। यहाँ तो मैं सब कुछ ही अंडरलाइन कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, बट जो नोट्स में ऑलरेडी अंडरलाइंड है वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ बीटा कैटेनिन मैंने नोट्स में पहले से अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो लिखा है कि ये जो सेंटर है ये बीटा कैटेनिन की प्रेजेंस में बनता है, एंड बीटा कैटेनिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डॉर्सल टिश्यूज। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है, आपको बोल देते हैं बीटा कैटेनिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डॉर्सल टिश्यूज, या डॉर्सल की जगह वेंट्रल लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो स्टेटमेंट फ्रेम की जाती है, सही है या गलत है। यहाँ देखो, आपको सारी चीजें मेंशन की हैं, इस तरीके से
आपको दिखेगा ब्लास्टुला। अब ये जो ब्लास्टुला है इसके अंदर एनिमल वाला रीजन होगा, एनिमल पोल वाला, इक्वेटोरियल वाला होगा और वेजिटल पोल वाला होगा। वो आप देख सकते हो एंडोडर्म, मीजोडर्म या एक्टोडर्म फॉर्म करते हैं। एनिमल वाले में आपको मेंशन किया है एनिमल कैप जो होती है, मतलब जो पहले एक्टोडर्म थी एक्चुअल में उसके बाद क्या होगा कि मीजोडर्म कैसे ओरिजिनेट हुई, तो उसका आपको बताया हुआ है। यहाँ देख रहे हो ना आप, मीजोडर्म बनी। मीजोडर्म किसको मार्क किया हुआ है? ये वाला रीजन। अब ये वाला रीजन किस तरीके से इस तरीके का कैप लाइक चीज बनाता है, इससे मीजोडर्म जो है वो डिराइव हुई। कब डिराइव होती है ये? बाय द रिलीज ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम द वेजिटल सेल्स। तो वेजिटल सेल्स से कुछ फैक्टर्स, कुछ प्रोटीन्स रिलीज हुए जिसकी वजह से मीजोडर्म जो है एनिमल कैप वाले रीजन में फॉर्म होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मीजोडर्म इंड्यूसिंग सिग्नल, जो कि कहाँ से आई? वेजिटल पोल से आई है। यहाँ पे है वो सेंटर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा आपको मेंशन किया है कि ये जो सेंटर है ये कुछ डॉर्सल मीजोडर्म बनाने वाले सिग्नल्स बनाता है, जिसकी वजह से इस रीजन में डॉर्सल रीजन बनता है एंड ये है वो रीजन जिसे हम ऑर्गेनाइजर बोल रहे हैं। तो ये सारा जो रेडिश पिंक कलर का जो आपको रीजन दिख रहा है सारा ऑर्गेनाइजर है। तो इस तरीके से होता है जैसे यहाँ देखा है। अब यहाँ पे ये जो इमेज है ये गिलबर्ट की बुक से 8th एडिशन की जो बुक है वहां से ली गई है। अगर आपको रेफर करना है तो उस बुक को आप रेफर कर सकते हो, ज्यादा डिटेल में आपको बताया गया है। नेक्स्ट देखो, आपको बोला है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया। बेसिकली मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है बट एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक्सोजीनस बीटा कैटेनिन डाला गया वेंट्रल साइड पे। तो जो भी एम्ब्रियो है, ब्लास्टोसिस्ट है, उसके जो ब्लास्टुला की अभी हम बात कर रहे थे ना पीछे, तो उसके वेंट्रल साइड पे एक्सोजीनस बीटा कैटेनिन डाला गया ये देखने के लिए कि क्या उससे डॉर्सल रीजन जो है वो स्पेसिफाई होता है। तो हाँ, उससे ये पता चला कि सेकेंडरी एक्सेस जो है वो फॉर्म होती है। तो ये याद रखना, ये स्टेटमेंट इसीलिए मैंने स्टार मार्क करी हुई है क्योंकि ये पहले आई हुई है। पहले आपके किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट डायरेक्टली ऐसे ही दी गई थी, तो इसे याद रखना। इस तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट आप देखो, बीटा कैटेनिन जो है वो थ्रू आउट द एम्ब्रियो बनता है पहले, बट बाद में क्या होता है वो डॉर्सल रीजन में ही एक्यूमुलेट होता है। तो मैटरनल एमआरएनए, मदर का एमआरएनए जो उसे प्रोड्यूस करता है, तो पहले बीटा कैटेनिन सारी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बट बाद में सिर्फ डॉर्सल वाले रीजन में ज्यादा जो है वो इंड्यूस हो जाता है, उसी रीजन में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको बोला है कि ये डॉर्सल रीजन में पहुंचता कैसे है या वहीं पे लोकलाइज्ड कैसे होता है। तो आपको बताया है डिशेविल्ड नाम के प्रोटीन्स होते हैं जो कि उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कैसे होती है पूरी प्रोसेस, तो वो आपको मैं यहाँ समझाऊंगी। इसके लिए एक पाथवे होता है जिसे वेंट पाथवे बोलते हैं, WNT पाथवे। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है जो मैंने यहाँ मेंशन करी है। GSK3 नाम का एक काइनेज होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 इसका नाम है। ये बीटा कैटेनिन को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से एक्सेस नहीं बनती। तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि बीटा कैटेनिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एक्सेस फॉर्मेशन। क्लियर हो रही है बात? तो इसीलिए आपको मेंशन किया है कि ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 अगर प्रेजेंट है तो बीटा कैटेनिन को तोड़ देगा, एक्सेस नहीं बनेगी। स्टार मार्क करे हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, फिर से बोल रही हूँ। नेक्स्ट आप देखो, आपको बोला है कि एंडोजिनस GSK3 को अगर हम नॉकआउट कर देते हैं तो क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट आई हुई है पहले। तो इसमें बताया हुआ है कि अगर उसे नॉकआउट करते हो, डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन बेसिकली उसके अंदर कर देते हो, तो उसकी वजह से सेकेंड एक्सिस फॉर्म होती है। ये भी सेम क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई थी, तो याद रखना इस तरीके से स्टेटमेंट्स आती हैं। जो हम डिशेविल्ड प्रोटीन की बात कर रहे थे वो एक्चुअली DSH नाम से लिखा जाता है एंड GBP वो काइनेज से बाइंड करने वाला प्रोटीन है जो हमने पीछे डिस्कस किया है यहाँ पे। तो GSK3 बाइंडिंग प्रोटीन को GBP बोलते हैं। ये दोनों जो है जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं या जाके GSK3 से बाइंड करते हैं तो ये GSK3 को इनएक्टिव कर देते हैं। अभी हमने क्या बोला, GSK3 होगा तो बीटा कैटेनिन नहीं होगा। अब GSK3 इनएक्टिव हो गया यानी नहीं है, तो उस केस में बीटा कैटेनिन बच जाएगा, यानी बीटा कैटेनिन का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। समझ आ रही है बात?
इसकी वजह से एक्सिस बनेगा। अभी पीछे हमने बोला था एक्सिस नहीं बन रहा क्योंकि बीटा कैटेनिन डिस्ट्रक्ट हो जा रहा था, बट अभी बीटा कैटेनिन बचा हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो उसकी वजह से एक्सिस फॉर्म होगी। अब यहाँ पे कुछ और चीज भी आपको बताई है, वो क्या है, यहाँ डायग्रामेटिकली मैंने कुछ बना के आपको समझाने की कोशिश करी है। तो डीएसएच जो होता है ना, इस साइड होता है, जब भी स्पर्म आके एग से बाइंड करता है तो उस टाइम क्या होता है, डीएसएच माइग्रेट करता है दूसरी साइड। देखो आप देख सकते हो, ये रहे माइक्रोटिब्यूल्स, तो कुछ माइक्रोटिब्यूल्स यहाँ देखने को मिल रही हैं। इसके ऊपर ये प्रोटीन्स अटैच्ड हैं जिन्हें हम जीबीपी वगैरह बोल रहे थे, और डीएसएच भी। अब ये जो है ये बीटा कैटेनिन को डोर्सल वाली साइड लेके जाते हैं। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि पहले सारी जगह बीटा कैटेनिन का जो लेवल होता है वो देखने को मिलता है, बट बाद में वो एक साइड डोर्सल वाली साइड माइग्रेट करता है। तो वो बाद में कब है, जब स्पर्म एंटर कर जाता है। इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए यहाँ आपको मेंशन किया है इमेज में। फर्टिलाइजेशन हुई एग पे, ये रहे वो डीएसएच प्रोटीन्स। इसके बाद कॉर्टिकल रोटेशन होगी। ये देखो, इतना ब्लैक रीजन था ना पहले ऊपर वाला, अब ब्लैक रीजन माइग्रेट कर रहा है, ये देखो मूव कर रहा है ना। तो मूव जब ये करता है तो बेसिकली ये इस तरीके से होता है, ये रही माइक्रोटिब्यूल्स जो यहाँ पे लोकेटेड होंगी ऐसे। अब इन माइक्रोटिब्यूल्स के ऊपर है ये काइनेसिन प्रोटीन जो कि मोटर प्रोटीन है, बेसिकली मूव करने में मदद करता है सब्सटेंसेस को, जीबीपी डीएसएच, और ये फिर मूव करते हैं एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, जिसकी वजह से डोर्सल रीजन वेंट्रल रीजन जो है वो डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको बताया है डीएसएच इधर बढ़ जाएगा, जीबीपी इधर बढ़ जाएगा। आपको मेंशन किया है जीएसके 3 होगा, डीएसएच अगर होगा तो जीएसके 3 इनिबिट हो जाएगा। तो आपको दोनों कंडीशंस एक साथ मेंशन करिए, बीच में लाइन इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि दो डिफरेंट कंडीशंस हैं साथ में मेंशन की गई हैं। तो बीटा कैटेनिन डिग्रेड हो रहा है या बीटा कैटेनिन स्टेबल है। डिग्रेड होगा जब जीएसके 3 जो है वो उसे डिग्रेड कर देगा, बट अगर डीएसएच प्रेजेंट है तो वो जीएसके 3 को इनएक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन स्टेबल होगा। ठीक है, उसकी वजह से ये वेंट्रल डोर्सल रीजन जो है वो देखने को मिलता है। तो वेंट्रल वाले रीजन में बीटा कैटेनिन नहीं है, डोर्सल वाले रीजन में बीटा कैटेनिन है, इसीलिए वेंट्रल डोर्सल बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने बीच में लाइन बनाई कि एक जगह वेंट्रल रीजन एक जगह डोर्सल, इसीलिए बोल रहे हैं, जिस वजह से आपको यहाँ मैंने मेंशन किया। ठीक है, इसी चीज को समझाया गया है आपको कुछ एडिशनली चीजों के थ्रू। जैसे आप देख सकते हो TCF3 नाम के प्रोटीन भी होते हैं, साइमोइस नाम की भी जीन होती है, इसके एक्सप्रेशन को ये स्टॉप करते हैं, रिप्रेस्ड लिखा है ना। दूसरे में आपको मेंशन किया बीटा कैटेनिन आ जाएंगे तो ये TSF3 को इनएक्टिव कर देंगे, जिसकी वजह से साइमोइस जीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ये एक्टिवेट होगी तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये आगे जाके गूस्कॉइड जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगी, बढ़ाएगी। तो वो सारी जीन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं फिर आगे और चीज़ों के लिए, एम्ब्रियोनिक पूरी डेवलपमेंट के लिए। यहाँ लिखा भी है डोर्सल एक्सिस वेंट्रल एक्सिस बनाने के लिए TCF3 एंड बीटा कैटेनिन का रोल होता है। साइमोइस एंड ट्विन नाम के प्रोटीन होते हैं जो ऑर्गेनाइजर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये गूस्कॉइड XLIM1 एंड सेरेब्रस FRZB नाम की जीन्स के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि आगे जाके डोर्सल वेंट्रल रीजन बनाने में रिस्पॉन्सिबल हैं। XBRA नाम की भी एक जीन होती है, ये मीजोडर्म बनाती है। आपको हर एक जीन का नाम याद रखना है क्योंकि आपकी स्टेटमेंट्स आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेटमेंट में क्या चीज मेंशन की हुई है और किस तरीके से उसे टैकल करना है। ठीक है, क्वेश्चन जरूर आते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, तो इस सारी चीज को ध्यान में रख के ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ना। आई होप कि आपको सारी चीज़ें एम्फीबियन डेवलपमेंट से रिलेटेड, जीनोपस डेवलपमेंट से रिलेटेड समझ आ गई हो। अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आगे और भी वीडियोस आएंगी जिसमें हम ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, सी अर्चिन डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।